हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 10 प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति तथा प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले वर्णक तंत्र या प्रकाश तंत्रों के बारे में अध्ययन किया था। आज इस लेसन के अंतर्गत हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा बेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि जो है उसमें कुछ क्रियाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले पर्णहरित तथा सहायक वर्णकों द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है तथा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। फिर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। वह O2 की विमुक्ति होती है। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में इलेक्ट्रॉनों के क्रमिक स्थानांतरण द्वारा स्वांगीकरण एवं अपचायक शक्ति के रूप में एटीपी व एनएडीपी H2 का निर्माण होता है। इसके पश्चात CO2 का अपचयन होता है व ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो देखिएगा बेटा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि है, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के अंतर्गत कुछ क्रियाएं संपन्न होती है। वो कौन कौन सी है देखिएगा। जैसे सबसे पहले पर्णहरित तथा सहायक वर्णकों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है तथा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इसके पश्चात जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और जल के प्रकाशिक अपघटन के फलस्वरूप ऑक्सीजन की विमुक्ति होती है, अर्थात जल के प्रकाशिक अपघटन द्वारा जो ऑक्सीजन है वो गैस बाहर निकलती है। इसके पश्चात जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इन इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में इलेक्ट्रॉनों के क्रमिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्वांगीकरण शक्ति तथा अपचायक शक्ति के रूप में एटीपी व
व NADPH2 का निर्माण होता है। इसके पश्चात ATP व NADPH2 के द्वारा इस CO2 का अपचयन होता है और CO2 के अपचयन के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये क्रियाएं किसमें संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अब देखो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। फर्स्ट है प्रकाशीय अभिक्रिया, या इसे लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, और सेकंड है अप्रकाशीय अभिक्रिया। जिसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। लाइट रिएक्शन अर्थात प्रकाशीय अभिक्रिया और डार्क रिएक्शन अर्थात अप्रकाशीय अभिक्रिया। फर्स्ट देखिएगा, प्रकाशीय अभिक्रिया। देखो बेटा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रकाशीय अभिक्रिया अर्थात ये जो अभिक्रिया है वो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। प्रकाश की उपस्थिति में कहाँ होती है? जो हरित लवक है उसके ग्रेना भाग में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? हरित लवक के ग्रेना भाग में, हम पहले बता चुके थे। तथा इस अभिक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? स्वांगीकरण शक्ति ATP व अपचायक शक्ति NADPH2 का निर्माण होता है। तो जो लाइट रिएक्शन है अर्थात प्रकाशीय अभिक्रिया है वो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है तथा इस अभिक्रिया के दौरान स्वांगीकरण शक्ति व अपचायक शक्ति ATP व NADPH2 का निर्माण होता है। तो इसी लाइट रिएक्शन के अंतर्गत जल का प्रकाशिक अपघटन भी होता है और O2 की विमुक्ति भी होती है। अब देखो जो प्रकाशीय अभिक्रिया है, यह प्रकाशीय अभिक्रिया कुछ चरणों में संपन्न होती है। तो इसके कौन कौन से चरण हैं देखो। तो नेक्स्ट हो जाएगा प्रकाशीय अभिक्रिया के चरण। इसमें देखो फर्स्ट है कैपिटल A, प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण व
क्लोरोफिल अणु का उत्तेजन। तो प्रकाशीय अभिक्रिया के अंतर्गत पहला चरण हो गया प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण तथा क्लोरोफिल अणु का उत्तेजन। देखिए बेटा, पिछले वीडियो के अंतर्गत हम बता चुके थे कि जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है वो कहलाती है क्वांटेसोम, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की इकाई को हम क्या कहते हैं? क्वांटेसोम कहते हैं। तो देखिएगा, ये है फोटोन ऊर्जा, देखिएगा। तो फर्स्ट स्टेप है प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण तथा क्लोरोफिल अणु का उत्तेजन। देखो, पिछले वीडियो में बात कर चुके थे प्रकाश संश्लेषण इकाई क्या कहलाती है? क्वांटेसोम, और एक क्वांटेसोम में लगभग 230 पराणहरित के अणु पाए जाते हैं। इन पराणहरित के अणुओं में एक विशिष्ट क्लोरोफिल अणु होता है जिसे हम अभिक्रिया केंद्र कहते हैं, अर्थात रिएक्शन सेंटर कहते हैं। तो देखो, इस स्टेप के अंतर्गत अर्थात इस चरण में सबसे पहले जो पर्णहरित अणु है, ये पर्णहरित अणु प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, अर्थात फोटोनों का अवशोषण करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो क्लोरोफिल अणु है, इस क्लोरोफिल अणु की मूल अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह कुछ समय पश्चात अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से अपनी मूल अवस्था में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है।
तो इसी प्रकार जो क्लोरोफिल अणु है, ये क्लोरोफिल अणु सूर्य से प्राप्त जो फोटोन ऊर्जा है, इस फोटोनों को ग्रहण करते हैं और फोटोनों को ग्रहण करने के पश्चात उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये जो क्लोरोफिल अणु कुछ समय पश्चात अपनी मूल अवस्था में लौटते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यह उत्सर्जित ऊर्जा समीपस्थ क्लोरोफिल अणुओं के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और वे क्लोरोफिल अणु भी उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही अपने मूल अवस्था में लौटते हैं तो फिर ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और उत्सर्जित ऊर्जा फिर दूसरे क्लोरोफिल अणुओं के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इस प्रकार यह उत्सर्जित ऊर्जा क्रम से क्लोरोफिल अणुओं से होती हुई एक विशिष्ट क्लोरोफिल अणु के समीप पहुंच जाती है, या यूं कहें कि विशिष्ट क्लोरोफिल अणु तक पहुंच जाती है तथा उस क्लोरोफिल अणु में जाकर वो समाहित हो जाती है। उस क्लोरोफिल अणु को बोलते हैं अभिक्रिया केंद्र अर्थात रिएक्शन सेंटर कहते हैं। इसके पश्चात जो अभिक्रिया केंद्र है, इस अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को जो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं उन इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये था स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप देखिएगा, देखो लाइट रिएक्शन अर्थात प्रकाशीय अभिक्रिया का दूसरा चरण है जल का प्रकाशीय अपघटन। जैसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया भी कह देते हैं। देखो तो सेकंड स्टेप हो गया बेटा जल का प्रकाशीय अपघटन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया। देखो यह जो अभिक्रिया है वो हरित लवक में संपन्न होती है। इसमें होती है हरित लवक में। तो हरित लवक के अंतर्गत जल का प्रकाशिक अपघटन किस प्रकार होता है देखिएगा।
नेट समीकरण हो जाएगी, देखो लेफ्ट साइड के अंतर्गत 4H2O है, राइट साइड के अंतर्गत 2H2O है। तो यहाँ पर 2H2O से ये कट जाएंगे तो इधर की तरफ क्या बचा 2H2O, यह हो जाएगा क्लोरोफिल, प्रकाश Mn+2 और Cl-। यहां देखो 4OH माइनस 4OH माइनस 4OH 4OH तो कैंसिल हो गए। अब देखो राइट साइड में क्या क्या बचा 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। तो ये हिल अभिक्रिया की नेट समीकरण हो गई। क्या होगा ये हिल अभिक्रिया की नेट समीकरण। देखिएगा तुम बता रहे थे जल का प्रकाशीय का अपघटन किसमें होता है, हरित लवक के अंतर्गत होता है। तो हरित लवक में प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन होता है और जल के अपघटन के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस की विमुक्ति होती है। इस क्रिया में Mn+2 और Cl- आयनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहां देखो 4 जल के अणु है, इस 4 जल के अणु क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में Mn+2 और Cl- आयनों के द्वारा 4H+ और 4OH- आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इसके पश्चात जो 4OH- आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, ये 4OH- आयनों से 4 तो हाइड्रोक्सिल मूलकों का निर्माण हो जाता है तथा 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इसके पश्चात जो 4 हाइड्रोक्सिल मूलक है, इन 4 हाइड्रोक्सिल मूलकों से 2 अणु जल के निर्माण हो जाते हैं तथा 1 अणु ऑक्सीजन का बाहर निकल जाता है। तो यहाँ देखो यदि हम नेट समीकरण देखें हिल अभिक्रिया की, तो हिल अभिक्रिया की नेट समीकरण हो जाएगी, यहाँ 4 जल के अणु है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2 जल के अणु बन रहे हैं, तो ये कट जाएंगे और कितना बचे 2 जल के अणु बचे, हमने लिख दिया नीचे 2H2O, क्योंकि प्रारंभ में हमने 4 जल के अणु लिए थे, 2 वापस प्राप्त हो गए, तो बचे कितने 2 जल के अणु। किसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल, प्रकाश, Mn+2 और Cl- आयनों की उपस्थिति में क्या बना रहे हैं, देखो 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और 1 अणु किसका बन गया, ऑक्सीजन का बन गया। अब देखो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन में है, ये जो इलेक्ट्रॉन अब विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्रहियों में स्थानांतरित होंगे और इलेक्ट्रॉन ग्रहियों में इन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप ATP व NADPH2 का निर्माण होता है। वो किस प्रकार होता है वो हम आगे बताएंगे अभी। नेक्स्ट देखो अगला स्टेप है प्रकाशीय अभिक्रिया का तीसरा चरण है C, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। प्रकाश
फास्फोरिलीकरण। यदि हम प्रकाश फास्फोरिलीकरण की परिभाषा देखें तो हरित लावक में प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी निर्माण। देखो क्या डेफिनेशन हो जाएगी प्रकाश फास्फोरिलीकरण की। हरित लवक में प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी निर्माण की क्रिया प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाती है। अर्थात इस क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है, अर्थात स्वामीकरण शक्ति का निर्माण होता है। अब देखो जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण की क्रिया है वो दो चरणों में होती है। फर्स्ट अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। और सेकेंड चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो दो चरणों में हो गई फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। ये किस प्रकार संपन्न होते हैं दोनों देखिएगा। ये है फोटोन। फोटोन ऊर्जा की बराबर है क्यों? यहाँ देखो जल का प्रकाश का अपकरण हमने बताया था कल, पीएच सेकंड के अंतर्गत होता है। तो 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। ये स्पष्ट P700 FD थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन आएगा प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से
साइटोक्रोम एफ और साइटोक्रोम एफ से प्लास्टोसाइनिन में और प्लास्टोसाइनिन से पीएस फर्स्ट में। इसी प्रकार पीएस फर्स्ट भी फोटोन ऊर्जा को ग्रहण करता है। ये भी क्या ग्रहण करेगा? फोटोन। ये तो हो जाएगा चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। ये हो जाएगा अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। देखिएगा ये प्रकाश फास्फोरिलीकरण की क्रिया। हमने कहा कि हरित लाभ में प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी निर्माण की क्रिया प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाती है। अर्थात फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत एटीपी का निर्माण होता है, लेकिन जब प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है तो उसे प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं और यह प्रक्रिया हरित लवण में संपन्न होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है तो उसे ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहते हैं, अर्थात ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहा जाता है। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जो कि श्वसन के अंतर्गत पड़ेंगे। किसमें होती है? श्वसन में। तो यहाँ देखो हम पढ़ रहे हैं प्रकाश फास्फोरिलीकरण के बारे में। तो प्रकाश फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, दो पदों में होती है। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और सेकंड टाइप है इसका चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। फर्स्ट देखो बेटा, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो जो अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण है इसमें सबसे पहले पीएस फर्स्ट, कल हम वर्णक तंत्रों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। तो जो पीएस सेकंड है, ये पीएस सेकंड फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और इन फोटोनों का अवशोषण करने के पश्चात इस पीएस सेकंड में क्या होता है? जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। तो जल का प्रकाशिक अपघटन के फलस्वरूप 4 H+ और 4 इलेक्ट्रॉन तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण कर लेते हैं? क्लोरोफिल के अणु ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो अभिक्रिया केंद्र P680 में जाता है। ये क्या है? रिएक्शन सेंटर अभिक्रिया केंद्र। जो भी हम बात कर रहे थे
कि कुछ विशिष्ट क्लोरोफिल अणु होते हैं जिन्हें कहते हैं अभिक्रिया केंद्र। तो कल हमने बताया था पीएच सेकंड में अभिक्रिया केंद्र होता है P680। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है यह इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र P680 में स्थानांतरित हो जाता है। अब अभिक्रिया केंद्र P680 से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम थियोफाइटिन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर PHEO का अर्थ थियोफाइटिन है। क्या इसका अर्थ है? थियोफाइटिन। थियोफाइटिन। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले थियोफाइटिन के द्वारा ग्रहण किया जाता है और थियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्रहियों में स्थानांतरित होते हैं। तो सबसे पहले थियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन में जाएंगे और प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F और साइटोक्रोम F से PC में यानी प्लास्टोसाइनिन में और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट तक पहुंच जाती हैं। इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के मध्य होता है तो यहाँ पर ATP का निर्माण होता है। तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा ATP अणु का निर्माण होता है। तो हम ये कह रहे थे कि हर तलवक में प्रकाश की उपस्थिति में ATP निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के मध्य होता है तो यहाँ पर ATP का निर्माण होता है। तो देखो PC से अर्थात प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया? PS फर्स्ट में पहुंच जाता है। अब क्या होगा देखो, इसी समय PS फर्स्ट भी फोटोन ऊर्जा को ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के पश्चात कैसा हो जाएगा? अपचयित अवस्था में आ जाता है। इस अपचयित PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के फलस्वरूप निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो FD के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और PS फर्स्ट खुद ऑक्सीकृत हो जाता है। यह ऑक्सीकृत PS फर्स्ट इस PC से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके पुनः अपचयित हो जाता है। अब देखो, इस पैराडॉक्सिन से अर्थात FD से इलेक्ट्रॉन के आगे गमन की दो संभावनाएं हैं। या तो FD से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 में चला जाए या फिर FD से इन इलेक्ट्रॉनों को NADP के द्वारा ग्रहण कर लिया जाए। तो हम पढ़ रहे हैं अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, क्योंकि यदि PS फर्स्ट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जो FD ने ग्रहण किया, यह इलेक्ट्रॉन यदि FD से साइटोक्रोम B6 के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो यह चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को संपन्न करता है। लेकिन यदि FD से इस इलेक्ट्रॉन को NADP के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो अपचायक शक्ति NADPH2 का निर्माण होता है। तो यहाँ देखो, हम बात कर रहे थे कि PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकला, अभिक्रिया केंद्र ने ग्रहण किया। अभिक्रिया केंद्र से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसने ग्रहण किया? पैराडॉक्सिन ने। इस पैराडॉक्सिन से यदि इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 में न जाए तो यह इलेक्ट्रॉन NADP के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो NADP के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया तथा यहाँ पर जल के प्रकाशित अपघटन के फलस्वरूप निकले H+ आयन इसके साथ जुड़कर अपचायक शक्ति NADPH2 का निर्माण होता है, करती है। अब देखो, इस अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के अंतर्गत ATP का निर्माण हुआ तथा अपचायक शक्ति NADPH2 का निर्माण हुआ एवं इस दौरान जल के प्रकाशित अपघटन की क्रिया भी होती है तथा O2 गैस की विमुक्ति होती है। ये सभी क्रियाएं अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के अंतर्गत संपन्न होती है। अब देखिएगा, यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के गमन का पथ है देखो इस प्रकार का होता है, अर्थात Z आकार का। कैसा होता है बेटा? Z आकार का। तो यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला,
थियोफाइलिन ने ग्रहण किया और यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुंच गया, पीएस फर्स्ट में, और फिर पीएस फर्स्ट से फिर इलेक्ट्रॉन निकला, किसने ग्रहण किया, एनएडीपी ने, और किसका निर्माण हुआ, NADPH2 का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो पथ है, ये इलेक्ट्रॉन का पथ अंग्रेजी के जेड आकार के समान होता है। किसके समान होता है, अंग्रेजी के जेड आकार के समान, इसीलिए इसे जेड स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को जेड स्कीम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो जेड आकार का होता है। सेकंड देखो, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हमने कहा कि जो पीएस पृष्ठ है, वर्णक तंत्र पृष्ठ, यह वर्णक तंत्र पृष्ठ प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करता है, अर्थात फोटोनों को ग्रहण करता है। फोटोनों को ग्रहण करने के फलस्वरूप ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। फेरेडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन यदि NADPH2 के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते तो ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो फेरेडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन ग्राही साइटोक्रोम B6 में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो साइटोक्रोम B6 से फिर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F में, और साइटोक्रोम F से PC में, प्लास्टोसाइनेट में, प्लास्टोसाइनेट से होते हुए वापस PS फर्स्ट में पहुंच जाते हैं। इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के मध्य होता है तो वहां पर वही ATP का निर्माण होता है। तो यहाँ देखो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट से निकला और पीएस फर्स्ट से निकलकर विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में चक्कर लगाता हुआ वापस पीएस फर्स्ट में आ जाता है। अर्थात पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकला और वापस पीएस फर्स्ट में आ गया, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो कैसा हो गया, वलयाकार, इसीलिए इसको बोलते हैं चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। क्या कहते हैं इसको, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। और चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में एटीपी का निर्माण तो होता है, लेकिन अपचायक शक्ति का निर्माण नहीं होता है, अर्थात NADPH2 का निर्माण इस चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के अंतर्गत नहीं होता। ना ही इसमें जल के प्रकाशिक अपघटन की क्रिया होती है और ना ही इसमें ऑक्सीजन की विमुक्ति होती है। तो ये था चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। इस वीडियो में इतना ही।